आज का ये प्रोग्राम जो है वो अहबाब जालिब और प्रेस क्लब ने मिलकर अरेंज किया है, और मेरे ख्याल से नई नस्ल को ये बताना ज़रूरी है कि हबीब जालिब वो शायर थे जिन्होंने हर आमिर के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। अयूब खान के दस्तूर के ख़िलाफ़ उनकी नज़्म आज भी लहू को गरमा देती है। उन्होंने हमेशा जमहूरियत पसंदों का साथ दिया, हमेशा इनकलाब के ख्वाब देखे, और इंतहाई तंगदस्ती में भी उन्होंने अपने असूलों का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो आज हम उसी हबीब जालिब की याद मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, और मैं समझती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए आइंदा भी। शुक्रिया। शायर अवाम हबीब जालिब का सियासत में शायरी में क्या रुतबा और क्या मकाम है, इसके बारे में गुफ्तगू नहीं करूँगा। लेकिन उस वक्त जब मैं तालिब इल्म था तो मैं जालिब साहब के चर्चे सुनता था, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि अदीबों, दानिश्वरों और शायरों से ज़्यादा बड़े काबिल एहतराम थे। जालिब साहब ने बलोचों के लिए उस वक्त लिखा था जब पूरा मुल्क खामोश था कि उठो पंजाब के लोगों, बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान जलता है तो पाकिस्तान जलता है। और मैं अभी भी अफसोस के साथ कहना पड़ता हूँ कि जालिब साहब की कमी इस वक्त हमें शदीद महसूस हो रही है, जहाँ पर हर एक पार्टी ने अपना एक दुकान बनाई हुई है और उनकी जद्दोजहद सिर्फ इक़्तिदार तक महदूद है। और शायर भी जो है अपनी ज़बान बंदी रखी हुई है, जालिम और इक़्तिदार के हाकिम हो, चाहे वो डिक्टेटर हो, चाहे वो जमहूरी डिक्टेटर हो या चाहे फौजी डिक्टेटर हो, उनके बारे में हमें जालिब जैसे लोगों की ज़रूरत भी है। सिंध में MRD की तहरीक के बारे में उस वक्त जब सन्नाटा छाया हुआ था और खैबर पख्तूनख्वा के लिए किस्सा खानी के शहीदों, और ये बात याद रहे कि हबीब जालिब साहब का ताल्लुक लाहौर से था और हैदराबाद जेल में उन्होंने तमाम लोगों के साथ सख्तियां बर्दाश्त की, और उनके ये कराची प्रेस क्लब का ये एजाज़ है कि मेरी गवर्निंग बॉडी ने के दौर में जालिब साहब को हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ मुख्तसरन मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिकी साम्राज्य जो इस वक्त इराक में, सीरिया में, यमन में, अब यूक्रेन में भी, उसके हवाले से कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई शायर नहीं बोलता कि इस एक ज़माने में लंडा बाजार लाइट हाउस में हम अमेरिकी परचम लेने जाते थे और हमें वहाँ पर उसकी शॉर्टेज होती थी कि हम उसके परचम को जलाएं या उसको अपने कदमों तले रोंदते रहें। आजकल लोग फैशन के तौर पर अमेरिकी परचम के साथ तस्वीरें बनाते हैं। वो साम्राज्य जिसने कैपिटलिज्म, जिसके खिलाफ जो है अक्सर जालिब साहब की शायरी उन्हीं पे थी, वो हम सब भूल गए कि साम्राज्य ने मजदूरों को किस तरह डिवाइड किया और मुल्कों के अंदर खाना जंगी की। आज यूक्रेन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई नहीं बोलता तमाम। और मैं आपको आखिर में यकीन दिलाता हूँ कि कराची प्रेस क्लब इस रिवायत को, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि ये जो मजदूर इस वक्त पहली मर्तबा इनको कराची प्रेस क्लब और अहबाब जालिब ने एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा किया, और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से दस्तबंदी करता हूँ कि आप वो जो जालिब साहब का फिक्र और फलसफा था उसको रिवाइव करें, और आपका जो टारगेट हो वो अमेरिकी साम्राज्य भी ज़रूर होना चाहिए। शुक्रिया। मेरा हबीब जालिब से इतना गहरा ताल्लुक था कि शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। उसके घराने से, उसकी बेगम से, उसके बच्चों से, खुद हबीब जालिब के जब रेलवे में सफ़र करते थे या उनका ख़ानदान तो बस रहा, लेकिन सब चले गए और फदगीर हो गए। हबीब जालिब जैसा बंदा मैं नहीं समझता कि कोई शायर पैदा हो सके। फैज साहब ने भी लिखा हमारे लिए, बड़े थे, लेकिन मैं अब क्या बताऊं, आप सबको मालूम है
हबीब जालिब हर दौर में लिखता रहा और हम सुनते रहे। उनके एक बड़े भाई थे, मुझे शायरी से शगफ था, तो मैं सुभान अल्लाह होटल में बैठता था, तो वहाँ एक दिन उनके बड़े भाई आ गए, मुश्ताक मुबारक, ये 62, 63, 64 की बात है। तो वहाँ कई शायर बैठते थे, मैं भी उनकी उसमें बैठता था, तो लोगों ने उस तारुफ कराया। तो मुश्ताक मुबारक वो बड़े अफसर थे इत्तलात के, तो उसने पूछा ये नौजवान कौन है, तो हमारे दोस्तों ने कहा करार नूरी थे, सरवर समझी थे और दूसरे। मंजूर भाई, मैंने कहा ना वक्त का बड़ा मसला है, और आप अगर 3 शेर जो खात आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, अगर तो मैं 3 शेर अब क्या पढ़ूं, तो हबीब जालिब ने मैं नहीं मानता पढ़ ली। मैं आपको ताज़ा तरीन से, मतलब ये ताज़ा नहीं बल्कि ऐसा लगता कि ताज़ा है, वो सुनना चाहता हूँ। कोई फील ना करें कि ये हुकूमतों के सारी हुकूमतें ऐसी हैं। दिन फिरे हैं फकत वजीरों के, हर बिलावल है देश का मकरूह, पाँव नंगे हैं बे नज़ीरों के, पाँव नंगे हैं बे नज़ीरों के, साजिशें हैं वही खिलाफ अवाम, साजिशें हैं वही खिलाफ अवाम, वार नारे बे ज़मीरों के। कर कहाँ थे आज कहाँ है, वार नारे बे नज़ीरों के। और हम क्या करते हैं, फिर वोट देंगे। वो ही अहले वफा की सूरत हाल, वो ही अहले वफा की सूरत हाल, वो ही अहले वफा की सूरत हाल, वार नारे बे ज़मीरों के, वो ही हालात है फकीरों के। वाह वाह, मंजूर भाई उस तरह तालियां नहीं बजी कि आपको जिस तरीके से कर रहे थे, जिस तरह जालिब साहब को इन्होंने अदा किया है। शुक्रिया मंजूर भाई। और मैं अपने सईद बलोच साहब हमारे फिशर फोक के बड़ी जद्दोजहद के साथी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा, कहने लगा मुझे क्यों बुला रहे, मेरी तरफ से ही कुछ कह दीजिएगा, लेकिन मैंने कहा क्योंकि अहबाब जालिब के बुनियादी अरकान हैं, इसे मैं सईद बलोच साहब से कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि आएँ और आइए। ये इनकी ज़रा नवाजी है, वरना मैं हमेशा से दरी बिछाने वाला और कुर्सियाँ बिछाने वाला आदमी हूँ। बुनियादी तौर पर तमाम पाकिस्तान के वो शोरा जिन्होंने अपना एक मखसूस उनका अंदाज किरदार था, उन्होंने पाकिस्तान के अवाम और सियासत के बारे में उनकी अपने अंदाज में जो कहा वो सब, लेकिन जो हबीब जालिब कहते रहे, जो अशार पढ़ते रहे, वो सीधा सीधा आम मजदूर और मुझ जैसे कम समझ वाले के भी पूरी समझ में आती थी कि इस मुल्क के जो मसाइल है वो मजदूर और किसान और आम लोगों के साथ जो जुड़े हुए मसाइल है, अगर वही हल नहीं होते तो यकीनन यहाँ पर कोई भी निज़ाम हो तो उसका कोई बेहतर हल नहीं। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हबीब जालिब होते तो इस किस्म की हुकूमतों और इस किस्म के महंगाई के खिलाफ और लोगों का शऊर उजागर करते और वही कहते जो पहले कहते थे कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सईद बलोच साहब, हमारे प्रेस क्लब के साबिक सेक्रेटरी और लेकिन मैं शायर कहता हूँ हमारी अदबी कमेटी के चेयरमैन खानजादा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो जालिब साहब को खराज इज़्ज़त करें। आइए खानजादा। अहबाब जालिब, आप सबको सलाम। जो फकीरों, दरवेशों और दुनिया से चले जाने वालों को याद रखते हैं, वो बहुत अजीम लोग होते हैं। क्योंकि जब कोई किसी को याद करता है तो आज की दुनिया में उसका कोई ना कोई मतलब होता है। आप सब जालिब को याद कर रहे हैं, तो जालिब ने तो जिंदगी में किसी का मतलब पूरा नहीं किया, आप तो जालिब के मरने के बाद उसको याद कर रहे हैं। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक। जालिब हमारे अहद की एक ऐसी आवाज़ था और है जो मुद्दतों तक
ظالم کے کانوں میں گونجتی رہے گی۔ ہم جالب کی طرح تو آواز شاید نہیں دے سکتے، لیکن جناب صاحبان مسند چند الفاظ ہے کہ کوئی تو میری بات سنے اور کوئی تو میری بات سنے اور کوئی دلاسا ہی دے دے، کوئی تو ہمدردی جتلائے، کوئی تو اپنا ہی کہہ دے، کوئی تو ایسا بھی ہو مجھے جو شک کی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی تو ایسا ہو جو کوئی تو ایسا بھی ہو مجھے جو شک کی نگاہ سے نہ دیکھے، کوئی تو پھول کھلائے گلشن میں جس سے گلشن مہکے، کوئی تو ایسا ہو کہ جو میری بات سنے اور حکم نہ دے، کوئی تو ایسا ہو کہ جو میری بات سنے اور حکم نہ دے، کوئی تو ہو جو کچھ نہ اگر کر پائے تو میری فکر کرے، کوئی تو ہو جب یاد اسے میں آؤں تو مجھ کو یاد کرے، کوئی تو ہو جب یاد اسے میں آؤں تو مجھ کو یاد کرے، کوئی تو ہو جو سوتے میں خوابوں کے نگر آباد کرے، کوئی تو بے سامانی کے عالم میں بھی سرمایہ ہو، کوئی تو بے سامانی کے عالم میں بھی سرمایہ ہو، کوئی تو ہو جس کے لہجے میں مہر و وفا کا مایہ ہو، کوئی تو ہو جو کہیں گیا ہو، کوئی کہیں سے آیا ہو، کوئی تو دل کا ساز سنے یا کسی نے نغمہ گایا ہو، کوئی تو عالی جون رسا کو شعر سنا کے آیا ہو، کوئی تو عالی جون رسا کو شعر سنا کے آیا ہو، کوئی تو انشا جی کا کہا ہو فیض نے کچھ فرمایا ہو، کوئی تو دیکھے اہل وفا کو لاحق کیا مجبوری ہے، کوئی تو دیکھے اہل وفا کو لاحق کیا مجبوری ہے، کوئی تو جانے اہل جنون کو عذر ہے کیا معذوری ہے، کوئی تو جام اچھالے گویا وصل ہے یا مہجوری ہے، کوئی تو جام اچھالے گویا وصل ہے یا مہجوری ہے، کوئی تو ہو جس کا چلانا از حد بہت ضروری ہے، کوئی تو مرہم لے کے نکلے زخم فروزہ کا جالب، کوئی تو پرچم لے کے نکلے اپنے غریباں کا جالب۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ایک تو میں چاہوں گا کہ اور مختصر 3 منٹ میں بات ہو۔ جالب صاحب پر ہر دور میں مقدمات بنے اور وہ مقدمات آج ہی کی طرح تھے۔ پہلا حدود آرڈیننس کا جالب صاحب پر مقدمہ بنا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جالب صاحب کہیں سے پی کر جو گھر سے نکلے تو پولیس نے پکڑ لیا، معائنہ ہوا، اندر کیا، وہ خبر ہندوستان تک پہنچ گئی کہ حبیب جالب کو حدود آرڈیننس کی خلاف ورزی کے زمانے پڑ گیا ہے، بلکہ وہاں پر ایک خطا بھی لکھ دیا کہ پی کے گھر کو شراب نکلا تھا۔ یہ خطا تھی حبیب جالب کی، پاک کی سرزمین پہ نادا نقل کرتا ہے مرزا غالب کی۔ اور میں ڈاکٹر یاسمین ناز اردو یونیورسٹی کی پروفیسر ہیں، درخواست کروں گا کہ وہ مزاحمت کریں۔ بہت شکریہ مجاہد بریلوی صاحب۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کروں گی کہ آج احباب جالب نے جالب میلے کا جو انعقاد کیا ہے، اس سے انہوں نے کراچی کی ادبی روایت میں بھی اپنا حصہ ڈالا اور اس کے ساتھ ساتھ حبیب جالب کی یادوں کو تازہ کر دیا، اور مجھے اس جالب میلہ میں اظہار خیال کا موقع دیا، اس کے لیے منتظمین جالب میلہ کا بہت شکریہ۔ حبیب جالب مزاحمت کا نمائندہ شاعر، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا،
یہ وہ شعر ہے جو شعر نہیں نعرے کی شکل اختیار کر گیا. شعر کے خالق حبیب جالب کو اس دنیا سے گزرے بھی 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر ان کی آواز جو ایک للکار بن کر ابھری تو وہ آج بھی مظلوموں اور محکوموں کے دل کی آواز ہے. یہ وہ آواز ہے جسے دبانے اور جھکانے کی خواہش ہر آمر وقت کے دل میں رہی. 1958 میں جب ایوب خان کا ماشاء اللہ نافذ ہوا تو جاگیردار، صنعت کار اور سرمایہ داروں کی بات تو چھوڑیے، اہل فکر و دانش، اہل نظر اور اہل قلم نے بھی ایسے موقع پر چپ سادھ لی اور عوام بے بسی کی تصویر بن گئے. ایسے میں اس بے باک اور جمع مرد شاعر نے وہ نظم سنائی جس نے عوام کے دلوں میں ان کے جذبات میں ایک آگ لگا دی. دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. یہ صرف ایک نظم نہ تھی بلکہ پورے پاکستانی سماج کے تمام تر مسائل کو ایک نظم میں پرو دیا گیا تھا. غاصبوں اور آمروں کے زمانے میں ایسا کون کہہ سکتا تھا؟ صرف حبیب جالب کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس نے قربانی دوسروں سے مانگنے کے بجائے خود اپنی ذات سے دینی شروع کی. انہوں نے حکمران طبقے کے خلاف جو علم بلند کیا اس کو کبھی جھکنے نہیں دیا. انہوں نے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی نظموں کا موضوع بنایا. ایوب خان اور یحییٰ خان کے دور میں آمریت کے خلاف آواز اٹھانے کی پاداش میں متعدد بار جالب کو قید و بند کی صعوبتیں بھی جھیلنی پڑی، لیکن بنیادی طور پر کمیونزم کے حامی اس ذی ہوش نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی. انہوں نے جو دیکھا اور محسوس کیا، نتائج کی پرواہ کیے بغیر اسے اپنے اشعار میں اتارتے چلے گئے. مثال کے طور پر جمہوریت کا ایک چھوٹا سا حصہ ملاحظہ کیجیے. 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے. خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے، بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں. یہ نظمیں جب گلی گلی محلہ محلہ خواص و عام میں پھیلنے لگے تو حکمران کو اپنے تخت کی فکر ہونے لگی. پتہ کروانے پر معلوم ہوا کہ ایک مفلوق الحال شاعر ہے جس کے پاس کوئی جائیداد نہیں، جس کے ضبط کر لیے جانے کا ڈر ہو، جس کے پاس کوئی ملازمت نہیں، جس کے چھن جانے کا ڈر ہو. ایسے میں حکمران وقت کے پاس یہی رہ گیا تھا کہ انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، اور انہوں نے یہی کیا. لیکن اس قید و بند کی صعوبتوں نے ان کے ارادوں کو کمزور نہیں کیا، بلکہ ان کا انقلابی ذہن، انقلابی نغمے اگلتا رہا. انہوں نے سر مقتل نظم کیا تو اسے ضبط کر لیا گیا اور انہیں دوسری جیل میں منتقل کر دیا گیا، مگر جیل کی سلاخیں ان کے اشعار کو نہیں روک پائیں. ملاحظہ کیجیے، فرنگی کا جو میں دربان ہوتا تو جینا کس قدر آسان ہوتا. زمینیں میری ہر صوبے میں ہوتی، میں واللہ صدر پاکستان ہوتا. ایوب خان کا دور حکومت ختم ہوا اور دوسرا آمر یحییٰ خان پاکستانی عوام پر مسلط کر دیا گیا. تو مشاعرے میں حبیب جالب نے یحییٰ کی تصویر کو مخاطب کرتے ہوئے طنز سے بھرپور کلام پیش کیا. تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. مشرقی پاکستان کا سانحہ کوئی معمولی سانحہ نہ تھا. حکمران وقت کی غلط حکمت عملی نے اس سانحہ کو جنم دیا تھا. 1970 کے انتخابات کے بعد اقتدار اکثریتی پارٹی کو منتقل کرنے کے بجائے مطالبات کے جواب میں ان پر گولیاں برسائی گئیں. اس وقت حبیب جالب نیشنل عوامی پارٹی میں تھے اور اصولی طور پر وہ مشرقی پاکستان میں نسل کشی کے خلاف تھے. اس وقت حبیب جالب ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو لاہور میں مال روڈ پر احتجاج کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. دراصل حبیب جالب کا سیاسی شعور آنے والے سانحہ کا ادراک کر چکا تھا. تبھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو.
1974 में वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान के नारे के साथ इक़्तिदार संभाला तो जालिब ने जमहूरियत की आमद पर इत्मीनान का इजहार किया, मगर उनकी ये खुशी जल्द ही काफूर हो गई जब उन्हें यह एहसास हुआ कि बाद अज़ इक़्तिदार भुट्टो ने वो काम नहीं किए जिनका उन्होंने नारा लगाया था। इसलिए एक बार भुट्टो के सामने ये कह बैठे कि ना गुफ्तगू से ना वो शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फिरौन उसी से जाएगा। भुट्टो साहब को ये बात पसंद ना आई और उनको नाम नहाद हैदराबाद साजिश केस में बंद कर दिया गया। उस दौर में जालिब की ये नज़्म बहुत मशहूर हुई। असर शाही से यह हुक्म सादिर हुआ, लाड़काने चलो वरना थाने चलो। फिर जनरल जिया की आमरीत का दौर शुरू हो गया और उस दौर में हैदराबाद साजिश केस खत्म हुआ और हबीब जालिब को रिहाई मिली, मगर फिर भी उन्होंने आमरीत का साथ देने के बजाय आमरीत के खिलाफ नज्म पढ़ी। जुल्मत को जिया सरसर को सबा, बंदे को खुदा क्या लिखना, पत्थर को गोहर दीवार को दर करगस को हुमा क्या लिखना। नतीजतन फिर जेल की सलाखों ने उनका इस्तकबाल किया। यूं पूरी जिंदगी जालिमों से टकराते लड़ते मजलूमों और मेहनत कशों के हुकूक की आवाज बुलंद करते 13 मार्च 1993 को वो सर फिरा निडर और बेबाक शायर इस जहान फानी से कूच कर गया, मगर वो अपने अशार में अमर हो गया। जब भी दुनिया के किसी भी खित्ते में जुल्म होगा और जुल्म के खिलाफ मुजाहिमत होगी तो लोग उनके अशार पढ़ेंगे, मगर बकौल शायर अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर यास्मीन, आप ज़ियाउल-हक तक आई लेकिन ये भूल गई, सॉरी जो बोल नहीं गई, शायद मुख्तसर कर दिया हो कि जालिब साहब मेयो अस्पताल में थे तो हमारे यानी कोई सियासी बात मैं नहीं करना चाहता। मियाँ नवाज शरीफ ने उसको बड़ा सैलाब पंजाब में आया था तो ये कहा सैलाब दरगान सैलाब से मुतासिर लोग मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। इस पर जालिब साहब ने कहा न जान दे दो न दिल दे दो, बस अपनी एक मिल दे दो। न जान दे दो न दिल दे दो, बस अपनी एक मिल दे दो, ज़िया जो कर चुके हो कौम का तुम उसका बिल दे दो। यहाँ मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम ज़हरा निगाह साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं, साथ में मुस्तफ़ा कुरैशी और ज़हरा आपा को एक एजाज़ हासिल है कि जब लंदन में तकरीब हुई तो ज़हरा आपा ने उसकी सदारत की। इस पर ज़हरा आपा ने कहा जालिब साहब आपने किसी को सदर तो माना। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, मुझे याद है कि लाहौर में किस तरह मेज़बानी करते थे। गुफ्तगू समेटना मुश्किल हो रहा है, तो चुपताई अगर है तो फौरन आके नज़म सुना दे 3 मिसरों की, नहीं है तो तीसरी बात नहीं बुला सकता। नहीं 3 मिसरों की नज़म नहीं होती, शायद मुजाहिद भाई को ये पता नहीं है, नज़म तो लंबी होती है। या 3 मिसरे पढ़ देता हूँ। ये कांटों से भरी राहें रवां हैं दार की जानिब, कदम रखता नहीं कोई। ये कांटों से भरी राहें रवां हैं दार की जानिब, कदम रखता नहीं कोई। ये लश्कर जो कबीले के सिपा सालार को आवाज देता है, अलम रखता नहीं कोई। ये लश्कर जो कबीले के सिपा सालार को आवाज देता है, अलम रखता नहीं कोई। बलोचिस्तान से उठता है शोर एक बेकरारी का, बलोचिस्तान से उठता है शोर एक बेकरारी का, पकड़ता ही नहीं कोई गला जागीरदारी का, पकड़ता ही नहीं कोई गला जागीरदारी का। किसी का दुख जुबान पर कम से कम रखता नहीं कोई। ये सड़कों पर जो मजदूरों के बच्चे नीम जां से हैं, इनका गम रखता नहीं कोई। हजारों बेटियां जो पगड़ियों की भेंट चढ़ती हैं, रकम रखता नहीं कोई। ये सड़कों पर जो मजदूरों के बच्चे नीम जां से हैं, इनका गम रखता नहीं कोई। हजारों बेटियां जो पगड़ियों की भेंट चढ़ती हैं, रकम रखता नहीं कोई। यहाँ सच बोलने का तीर खाने सर कटाने का धर्म रखता नहीं कोई। हजारों सूलियां आवाज देती हैं बुलाती हैं, किसी मंसूर के सर का भरम रखता नहीं कोई। सुना है एक जालिब था सो वो भी अब नहीं बाकी, सुना है एक जालिब था सो वो भी अब नहीं बाकी। तो क्या अब सारी बस्ती में कलम रखता नहीं कोई। वाह 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 वाह।
जैसे मैंने कहा हमारे कराची प्रेस क्लब के साबिक सदर और बहुत उम्दा शायर, मैं फाजिल जमीली को भी ये कहूँगा, ये नहीं कि जो जाने वाले सदर को आप भूल जाएं। आइए फाजिल साहब, जैसे मैंने कहा कोशिश कर रहा हूँ कि तकरीब को आगे बढ़ाऊँ। अशफाक हुसैन हमारे कनाडा से आए हैं और ख़ास बात यह है कि जब जालिब साहब का इंतकाल जिस दिन हुआ उसी दिन रात के पहले पहर में इन्होंने कहा कि मिराज मोहम्मद खान के साथ आपको टोरंटो आना है और फिर लंदन आना है। अब हमारे पास तो आपको पता है शक्कर जाने के पैसे नहीं थे, लेकिन इन्होंने जालिब साहब का जिस तरीके से जश्न मनाया उनके बाद, और अभी भी उर्दू नेशनल के हवाले से अशफाक का काम जारी है। आइए अशफाक। तो जालिब साहब से तालिब इल्मी के ज़माने से ताल्लुक़ है। हमारे दोस्तों के साथ जो NSF के नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के जो लोग थे उनमें मुजाहिद बरेलवी और दीगर अहबाब थे, और ज़ाहिर आप सबको पता है कि मुजाहिद का कितना गहरा ताल्लुक़ था, और हम उनके तवस्सुल से, उनके वास्ते से, उनकी वजह से हम जालिब साहब के करीब रहे, उनकी शायरी से, उनके पैगाम। देखिए हमारे यहाँ अदब का, सहाफ़त का और सियासत का एक ज़माने तक चोली दामन का साथ रहा है, इनको अलग करके नहीं देखा जा सकता था। ये तो बाद के जो गैर तरीक़े पसंद लोग थे उन्होंने शायरी को कहा कि नहीं इसमें सियासत नहीं होनी चाहिए, इसमें वो नहीं होना चाहिए, एक जदीदियत का दौर था। हबीब जालिब साहब की शायरी जो है, जहाँ एक जगह शायरी है वहाँ वो सियासत से भी ताल्लुक़ रखती है, और जब सियासत से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आवाम की नफ्स पर आपका हाथ होता है। जालिब साहब हमारे यहाँ तारीख़ में, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ हम पढ़ेंगे तो वो हमें एक तारीख़ वो मिलती है जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए होती है, जो सरकार का बयानिया होता है, वहाँ वो चीज़ें नहीं मिलती जो हमें इनकलाबी शायर हबीब जालिब क्या मिलेंगी। पूरी पाकिस्तान की तारीख़ को पढ़ने के लिए हमें ऐसे छोटे छोटे वाक़ात हम देखें कि जब वो ज़िंदा थे उनके ज़माने में क्या हुआ इस मुल्क में और आज किस वजह से वो हैं। मसलन हम जब तालिब इल्म थे, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से ताल्लुक़ था, हमारे ज़माने की एक बहुत बड़ी तहरीक थी तलबा तहरीक 62 की, जिसमें तालिब इल्म शहर बदर किए गए थे। अब हमें जालिब क्या, हमें किसी तारीख़ की किताब में नहीं मिलता, कहीं हवाले तो मिलते हैं, लेकिन जालिब ने उसको रकम कर दिया, फ़ज़ा में जिसने भी अपना लहू उछाल दिया, सितमगरों ने उसे शहर से निकाल दिया। तो एक तारीख़ रकम करी। और अब मुख्तलिफ मौक़े जो पाकिस्तान के आए हैं, चाहे वो 65 के इलेक्शन हो, सबसे पहली आवाज़ जो है जालिब की आई थी, धांधली धौंस धन से जीत गया, जुल्म फिर मकर फन से जीत गया। ये पहली इंजीनियरिंग हुई थी इलेक्शन में जिसकी आवाज़ हम आज भी सुनते हैं। 2 मिनट में मैं ये 2 शेर पढ़ता हूँ, बाकी दूसरे शोरा। बहुत शुक्रिया। 2 मिनट नहीं अशफाक, 2.5 मिनट हो गए बल्कि 3। लेकिन मैं दरख्वास्त करूंगा, जैसे मैंने कहा मेरे बड़े मोहतरम लोग दोस्त मौजूद हैं, और क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे सिंधियानी तहरीक की खास तौर पर हैदराबाद से आई हैं, उन्होंने जालिब साहब की नज़म पर टैबलो बनाया है। फिर हमारे हानी बलोच और उनके वाले, उनका पता है, उन्होंने भी जालिब साहब की नज़म बनाया है। हमारी मुल्क की बहुत बड़ी क्लासिकल में अथॉरिटी रखती हैं शीमा किरमानी ने भी एक बनाया है, और बाद में हमने लाल बैंड जो है वो लाहौर से खास तौर पर आया है जिन्होंने जालिब साहब को गाया है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि मुख्तसर तकरीर के साथ हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ता रहे। मैं ज़हरा खान से दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ, और मैं बहुत ही एहतराम के साथ यही कहूँगा कि 3-4 मिनट बाद अगर हो जाएगी तो हम जल्दी से जल्दी अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकेंगे। मेरे ख्याल से 1 मिनट में तो नारा ही लगेगा, और नारा भी वो अगर आप सब लगाएंगे तो। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, दहशतगर्दों तेरे ज़ाब्ते। मेरे ख्याल से जालिब साहब का जो, मैं सिर्फ 2 बातें कहूँगी अगर इजाज़त देगा कर लूँ। एक तो ये कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर थे, ये बहुत क्लियर थे, उनकी शायरी वक्त के हिसाब से जो ज़रूरत थी उस हिसाब से उन्होंने लिखी, और बहुत मतलब रूह को गरमाया उन्होंने। और अब तक भी हम सुनते हैं तो लगता है कि बिल्कुल आज भी वही सूरत हाल है, आज भी हम उस सूरत हाल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके अंदर उन्होंने एक बात कही थी कि जुर्रत की ज़रूरत है, कि कितनी जुर्रत है, हमें कितनी बात कर सकते हैं और कितने लोगों के साथ हम मिलकर जो है मुनज़्ज़म जद्दोजहद की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब सूरत हाल ये हो गई है कि सब ने अपने लबों को, कलम को जो है वो दबा दिया है, बांध दिया है। मेरे ख्याल से ये शेर जो है वो उनके लिए ही था। कौन आता है जुर्रत इजहार को, सब जा रहे हैं साया दीवार की तरफ।
तो बहुत बड़ी बात है मेरे ख्याल से। इसको समझने की ज़रूरत है, हमें बहुत सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर तौर पे आगे बढ़ा सकते हैं और चीज़ों को बेहतरी आ भी सकती है। इसमें हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो लोग नहीं है, यहाँ के मजदूर नहीं है, यहाँ की उजरत नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है, घर नहीं है। यहाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर जो 3.25 करोड़ लोग सैलाब से मुतासिर हुए, और यहाँ हमारे हुक्मरानों का सिर्फ मेन मोटिव ये था कि आर्मी चीफ कौन लगेगा, या हमारे लोगों का जो है मेन इशू ये है कि हुकूमत जो है वो इलेक्शन कब करवाती है, कब नहीं करवाती है, किसको बेल देनी है, किसको बेल नहीं देनी है। तो चीज़ें सारी की सारी वैसी ही अब भी है। इसको बेहतर किस तरह किया जाएगा, तो मेरा एक मशवरा ये है कि जो जालिब साहब के ज़माने में थी एक बात कि अदीब और जो दानिश्वर थे वो जुड़े हुए थे मजदूर तहरीक के साथ। आज हमें वो मजदूर तहरीक के साथ जुड़त नजर नहीं आती इनकी। तो मैं ये समझती हूँ कि जितने अदीब शायर यहाँ पे लोग बैठे हैं, अपर क्लास से भी जो लोग बैठे हैं, हम मजदूरों के साथ जब तक आप शामिल नहीं होंगे हमारी आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुँचेगी। हमारी आवाज़ जो है वो ऐवानों को हिलाएगी नहीं, हिला तो सकती है, हमें जुर्रत है बहुत है, लेकिन आपका साथ होना हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी और हमारी तहरीक को मज़ीद मजबूत करेगी। मैं बस यही कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया ज़हरा, आपने मुकाम तो नहीं, लेकिन मैंने कहा कि हमारे एजाज़ की बात है कि आपने कहा ना कि जालिब साहब ने सदारत की थी ज़हरा आपा ने लंदन में, और तशरीफ़ लाई हैं, बहुत बड़ी शायरा हैं। ज़हरा निगाह ने 50 की दहाई में जब अपना आगाज़ किया तो 60 की दहाई तक इनके अशार जिस तरह लोग सुनते थे। जालिब साहब सिर्फ इन्हीं की वजह से बड़े परेशान होते थे क्योंकि ज़हरा निगाह के बाद कोई नहीं पढ़ पाता था। जय बाबतरमा ज़हरा निगाह साहिबा। मुझे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप सब जानते हैं कि उम्र के इस दौर में सेहत ठीक नहीं रहती और बहाने बनाती मैं नहीं हूँ कि मैं नहीं आ सकूँगी, लेकिन ये जलसा ऐसा था और मुजाहिद का इसरार ऐसा था कि मैं यहाँ आ गई। देखिए, एक नाम ऐसा है, एक ऐसे शायर का जिसका हम सब पे बहुत बड़ा एहसान है, और जब तक सांस ले रहे हैं हम लोग और हमारे आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, जालिब साहब का एहसान सबके ऊपर कायम रहेगा। हदीस को हम ये बयान करते हैं हमेशा कि कलमा हक जो है जाबिर सुल्तानों के सामने कहना जिहाद है, मगर उस पर अमल कौन करता है? कितनी हिम्मत है ऐसे लोगों में कि जो कलमा हक एकदम से बहादुरी के साथ अदा कर सके। बहुत से शायरों ने कलमा हक अपने ज़माने में कहने की कोशिश की है, हमारे ज़माने में भी, मगर अपने अपने अंदाज से, इस तरह से दुशाले में लपेट के कि कलमा हक कह भी दिया, समझने वालों ने समझ भी लिया, सुनने वालों ने सुन भी लिया, लेकिन जालिब ने जो बात की वो बरमला बात की। उन्होंने किसी की परवाह ही नहीं की, जो कहा यकीन के साथ और ईमान के साथ कहा, और जो भी बात कही उस पर उनका खुद ज़ाती तौर पे बहुत यकीन था। देखिए, फ़नकार आम तौर से कहा यह जाता है, लिखने पढ़ने वाले लोग, शायर लोग थोड़े बुज़दिल होते हैं। मेरे ख़्याल में शायरों की तारीख़ में जालिब एक वाहिद शायर ऐसे होंगे कि जिन्होंने पुलिस के बाकायदा डंडे खाए, और ये तस्वीर भी आज तक मौजूद है। और डंडे किसके लिए खाए उन्होंने? ख़वातीन के जलसे में, उनकी हिफाजत के सिलसिले में। तो ये बात हमको हमेशा याद रहेगी और हम फ़ख्र के साथ इस वाक़े को याद करेंगे कि कोई शायर ऐसा भी था जो हमारे हुकूक की खातिर सड़क पे आया और उसने पुलिस के डंडे खाए और गिरफ्तार हुआ। अब ये है कि देखिए, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो किताबों में भी लिख दिए गए हैं। मुझे इस वक्त उन साथी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन बड़े अच्छा उन्होंने किस्सा लिखा है कि जब इन लोगों को, सबको 3-4 लोगों को गिरफ्तार करके वो जेल में लेके जा रहे थे, तो जेलर से पूछा, सिपाही साथ था, कि कहाँ रखें इनको। उसमें जालिब भी थे। तो उन्होंने कहा, भाई ऐसा करो
जगह नहीं है, इनको फांसी की कोठरी में रख दो। तो जब ये लोग जाने लगे फांसी की कोठरी की तरफ तो जालिब साहब ने सिपाही से निहायत मुलायम अंदाज में पूछा कि सिपाही साहब, अभी तो हमारा मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ और आप अभी से हमें फांसी की तरफ लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बात नहीं है, हमारे पास असल में जेल में जगह नहीं है, तो हमने सोचा कि आप लोगों को फांसी की कोठरी में रख दिया जाए। अब देखिए, आप हिम्मत देखिए कि फांसी की कोठरी में जाने से पहले ना उन्होंने कोई सख्ती से सवाल किया, ना डांटा, ना किसी से उलझे। उन्होंने नरमी से पूछा कि भाई अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ और तुम लोग हमको फांसी की तरफ लिए जा रहे हो। जहाँ तक मैं एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ कि एक दफ़ा हिंदुस्तान के एक मुसव्विर आए हुए थे, बहुत मशहूर, एम.एफ. हुसैन साहब। उनको बशीर मिर्ज़ा साहब ने अपनी गैलरी में दावत दी। चूँकि वो मेरे घर ठहरे थे इसलिए मैं भी गई। तो हम उनकी तस्वीरें देखते रहे, बातें करते। वहाँ जालिब साहब से भी मुलाकात हो गई। कुछ तस्वीरें बशीर मिर्ज़ा साहब ने ऐसी बनाई थी कि जो उनके अपने अंदाज की थी। ज़ाहिर है मैं भी साथ थी, तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि ऐसी तस्वीरें थी बहुत गरीब औरतों की जिनके पास कपड़े भी पहनने के नहीं थे। तो अब हम लोग जब वो तस्वीरें देखने की तरफ हम गए तो जालिब साहब ने कहा कि बशीर मिर्ज़ा, मैं ये तस्वीरें बीवी के साथ नहीं देखूंगा, यानी मेरी तरफ इशारा करके कहा। तो मैं पीछे रह गई और वो मेरे साथ आके बैठ गए और हुसैन साहब और बशीर मिर्ज़ा वो तस्वीरें देखते रहे। ये एक एहतराम की बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक इनकलाबी शायर के दिल में एक औरत के लिए क्या जज्बा है, क्या एहतराम है और किस अंदाज से वो इसके बारे में सोचता है। फिर उसके बाद ये हुआ कि एक मुशायरा ऐसा हुआ कि ये भी मैं आपको कोई 54-55 की बात, अब तो सैकड़ों बरस की बात लिखती है, कि मैं भी मुशायरे में थी। तो मुशायरे से जो शोरा थे उन्होंने कहा कि भाई एक लड़की को इतनी अहमियत दी जा रही है तो हम इस मुशायरे से बाइकाट करते हैं। सब शायर उठ के चले गए। मैं बहुत घबरा गई और बेचारे मुशायरे वाले भी घबरा गए। लेकिन एक आदमी उठ के नहीं गया और वो था हबीब जालिब। बैठा रहा। मैंने और हबीब जालिब ने साथ मुशायरा पढ़ा और मुशायरा बहुत कामयाब हुआ। सिर्फ हम ही दो पढ़ते रहे। तो ये छोटे छोटे और बड़े वाक़यात हैं जो उनकी ज़ात से मुताल्लिक़ हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ये बात लिख दी गई है कि जब भी कोई इनकलाब होता है किसी मुल्क में, कोई मुल्क टूटता है, ख़यालात बिखरते हैं, लोगों पे जुल्म और जबर होता है, तो उस मलबे के ऊपर कोई न कोई बड़ा शायर ज़रूर बैठा नज़र आता है। ये हमारे साथ होता रहा है। 1857 में हमें गालिब मिला, अब्दालियों की जंग के बाद हमें अमीर मिले और सन 47 के बाद हमें फैज़ मिले और उसके बाद जब पहला मार्शल्ला लगा है तो हमारे अंधेरे में एक सितारा तुलू हुआ जिसका नाम जालिब था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी है कि उनकी बात सुनने और देखने के लिए आप सब यहाँ आए। मेरी दुआएं आपके साथ। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.